नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी समझौते से जुड़ी जानकारी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब कोई लेन देन या कोई व्यवहार करता है तो उसमें उसके लेन देन के रिश्ते को कानूनी जामा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही पहनाया जाता है। संविदा कानून या कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिविल मामलों में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ये विधि सिविल मामलों में ऐसे ही महत्व रखती है जैसा महत्व प्रशासनिक विधि के मामले में संविधान का है। इस कानून के बाद ही अन्य कानूनों का जन्म हुआ है। भारत में संविदा विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। भारत में अंग्रेज शासन काल के समय इस अधिनियम को भारत में सिविल विधि को समृद्ध बनाने के लिए किया गया था। अंग्रेज शासन काल को अपने कंपनी संबंधी अनुबंध करने होते थे। यह आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार के अधिनियम को बनाया गया। जब भी दो या उससे अधिक व्यक्ति के बीच कुछ भी खरीद बिक्री की बात करते हैं तो आप उस बात को स्टैम्प पेपर पर लिखने के बाद हस्ताक्षर करते हैं तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह के क्लॉज भी होते हैं जिन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। ये तो थी कॉन्ट्रैक्ट से या कानूनी समझौते से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी, आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे, आपके हक के बारे में बताएंगे। अगर आपका हमारे विशेषज्ञ से कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके आप एग्रीमेंट से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान गुंजन जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे कि कब एक एग्रीमेंट वैध कहा जाता है। नमस्कार पूजा जी। एग्रीमेंट वैध तब कहा जाता है जब वो एक लॉफुल कंसिडरेशन, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट और फ्री कंसेंट से किया जाए। मतलब तीन चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दो बातें होती हैं। एक जो प्रपोज करता है, एक जो ऑफर देता है और दूसरा जो उसको एक्सेप्ट करता है। तो जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो हर वो एग्रीमेंट जो लीगली, जिसको कानूनी रूप से आप बातें कर सकते हैं, जिसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैध कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसके तीन मुख्य जो एलिमेंट है वो हो जाते हैं कि उसमें फ्री कंसेंट हो। जो कंसेंट की आवश्यकता इन द सेंस ये हो गई कि जो आदमी उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। यानी जब उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया या उसको माना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था, उसने अपनी इच्छा से उसको माना, उसके साथ किसी तरह का धोखा नहीं हुआ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाला गया। तो बिना फोर्स, फ्रॉड, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के उसकी कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक वैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वो ऐसे अवैध कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर तीन एलिमेंट हैं आपकी ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ, तो एक्सेप्टेंस के ये तीन कंडीशन जब आ जाते हैं तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम वैध कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको आप कोर्ट पे ले जा सकते हैं और उसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड और नोटराइज रेंट एग्रीमेंट जो है उसमें फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंशिएट है दोनों में? देखिए, रजिस्टर्ड और नोटराइज दो चीजों से लागू होता है। पहली बात तो ये कि रेंट एग्रीमेंट दो तरह से बन जाते हैं। एक तो रेंट एग्रीमेंट पर से होता है, जब 12 महीने से कम का रेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, तो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर वो 12 महीने या उसके ऊपर का रेंट एग्रीमेंट होता है तो उसे रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो 12 महीने या उससे ऊपर है और उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को आप एक किसी सेल डीड की तरह रजिस्ट्रार के पास लेके जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में लेके जाते हैं। उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि उस रेंट एग्रीमेंट के सालाना रेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और फिर आप उसको रजिस्ट्रार के सामने पेश करते हैं। वहाँ सिग्नेचर होते हैं, वहाँ आपके अंगूठों के निशान लगते हैं, आपकी फोटो खींची जाती है और वो रजिस्टर हो जाता है।
तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जब एक रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाता है जी। तो उसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 12 महीने से ऊपर का कोई भी रेंट एग्रीमेंट हो उसे आवश्यक रूप से रजिस्टर कराना हो जाता है। उसे अगर आप रजिस्टर नहीं कराएं तो उसे आप इन्फोर्स नहीं कर जा सकते। उसके अलावा अगर जो 12 महीने से कम का कोई भी रेंट एग्रीमेंट है, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने का कोई भी रेंट एग्रीमेंट है, तो उसे रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं होती जी। और वो एग्रीमेंट आप एक नोटरी पब्लिक के पास ले जाते हैं, किसी स्टैम्प पेपर पे कर लेते हैं, वो एक एग्रीमेंट की तरह है। और एग्रीमेंट सेक्शन 5 के अंतर्गत जैसे दिल्ली में 50 रुपए या 100 रुपए लगते हैं, उस तरीके से हर स्टेट का अपना एक शेड्यूल है। 100 रुपए या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप उसे छापते हैं और एक रजिस्टर नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, जहां दोनों जो लेसर हैं और लेसी हैं, यानी जो मकान मालिक है और किराएदार है, वो दोनों जाते हैं, वहां दोनों साइन करते हैं, उसके रजिस्टर पे साइन होता है और वो उसको नोटरी अटेस्ट कर देता है, ये दिखाते हुए कि उसके समक्ष ये कागज साइन हुए और दोनों लोगों ने साइन किए। तो वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो नोटरी रजिस्टर्ड, नोटरी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों में फर्क है। अब स्टैम्प पेपर के साथ जो एग्रीमेंट है उसको करवाना क्यों जरूरी है? कितनी आवश्यकता होती है स्टैम्प पेपर के साथ एग्रीमेंट करवाने की? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि भारत में जो कानून है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके हिसाब से एक एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंपिंग की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसकी स्टैंपिंग की आवश्यकता है, ना ही उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है जी। स्टैंप जो लगता है वो स्टैंप एक्ट के अंतर्गत लगता है। तो स्टैंप एक्ट के अंदर आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल 1 है। स्टैंप एक्ट ये कहता है कि हमारे शेड्यूल के अंदर जो भी दस्तावेज मेंशन कर रखे हैं उन सब पे स्टैंप लगेगा एज पर द स्टेट ऑफ ड्यूटी। और उस शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 5 है जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, जो एग्रीमेंट्स की बात करता है। उस आर्टिकल 5C के अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसमें एक्सेप्शन है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। उसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके स्टैंप एक्ट के अंतर्गत आपको स्टैंप ड्यूटी लगती है और वो स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट में अलग अलग रेट पे होती है। जैसे 50 रुपए दिल्ली के अंदर है, हरियाणा में कुछ और रेट है, तो हर स्टेट में उसका रेट अलग डिफाइन कर रखा है। तो जो स्टैंप है वो स्टैंप एक्ट के अंतर्गत लगता है, जिसमें स्टैंप परचेज किया जाता है और उस पर उसको छापा जाता है। किंतु अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम एक मतलब बात कहें तो ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ओरल एग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर कोई आपस में एक दूसरे से फोन पे या अदरवाइज किसी डिस्कशन के दौरान कोई बातचीत हो जाए और दोनों पार्टी उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो भी वो एक वैध एग्रीमेंट माना जाता है। क्या ऐसे में गुंजन जी, जैसे इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, जैसे एग्रीमेंट वाली जो जमीन है क्या उस पर भी कब्जा हो सकता है जब हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, एग्रीमेंट के तहत तो आप कब्जा ले सकते हैं। जैसे आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, उसके साथ आप उसको किसी को कब्जा भी दे सकते हैं और बाद में उसकी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए डीड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो किसी भी एग्रीमेंट के तहत आप जमीन का कब्जा ले सकते हैं। जो मालिक है वो अपने जमीन का कब्जा किसी एग्रीमेंट के तहत किसी को दे सकता है, या वो जैसे एक लीज भी एक तरह से कब्जे का हस्तांतरण है, उसमें मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं होता, उसमें कब्जा हस्तांतरण। तो लीज भी एक तरह का एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के तहत आप अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो यूज करने का अधिकार है वो किसी को आप दे देते हैं एक समय निश्चित समय के लिए। तो एक एग्रीमेंट के तहत एक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किया जा सकता है, उसके पोजीशन को दिया जा सकता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ पिंटू जुड़े हैं। पिंटू जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? अभी मेरे पापा ने हमारे गांव में पुश्तैनी मकान है जी, वो एक एज ए हमारे रिलेटिव थे, उसको चौकीदार पे रखा है। तो आज वो कब्जा करके बैठा, तो कब्जा वैध है कि अवैध होता है? चौकीदार ही नियुक्त किया था। देखिए, कब्जा तो अवैध है। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि एक परमिटेड यूज है। आपको एक एग्रीमेंट के तहत, जैसे आप एक किराएदार की भी बात कर लें, किराएदार को एक निश्चित समय के लिए कब्जा दिया जाता है और उस समय के बाद उसका कब्जा जो होता है वो अवैध होता है। तो आपने उसको चौकीदार निश्चित किया, चौकीदार है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं हो सकता। और अगर जो भी कब्जा है जिसपे कोई ऐसा कागज नहीं जिसमें मालिकाना हक उसको ट्रांसफर किया गया, तो ऐसा हर कब्जा अवैध है और आप उसके लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा कि? बिल्कुल कोर्ट जाना पड़ेगा।
मतलब आप जैसे उसने जबरन कब्जा किया है तो आप उससे जबरन कब्जा तो वापस ले नहीं सकते कानूनी रूप से, आपको कोर्ट ही ओके ओके, थैंक यू। चलिए, बाकी के दर्शक भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर कार्यक्रम में जुड़ के पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें गुंजा जी, अगर कोई भी एग्रीमेंट कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये एग्रीमेंट किसी विवाद के वक्त वैध या मान्य होगा? देखिए पूजा जी, जैसा मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंतर्गत किसी एग्रीमेंट पे स्टैंप लगना या रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्टैंपिंग की बात हो जाती है और रजिस्ट्रेशन की बात, तो आवश्यक तो है नहीं। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी रूप से वैध होता है और उसको इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। सवाल सिर्फ उठता है कि किसी अगर राज्य में वहां पे स्टैंप का प्रोविजन है और अगर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अगर वो आर्टिकल 5 के सी और उसके एक्सेप्शन पे फॉल नहीं करता है और उस पर स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए थी, या 50 रुपए हो या 1000 रुपए हो, हर स्टेट का अपना एक शेड्यूल है उसके हिसाब से, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है जो कि 20 गुना तक जा सकती है। इसके अलावा उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी या उसके इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, वो पूरी तरह से वैध होता है। और जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। रजिस्ट्रेशन उन कागजों का होता है, उन दस्तावेजों का होता है जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत फॉल करते हैं। जैसे एक गिफ्ट डीड, वो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। ऐसा एक कागज जिसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार आपको दिया जा रहा है, जैसे सेल, किसी तरह का सेल डीड है, सेल डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जा रहा है, तो ऐसे कागजात हैं जिनको रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोई ऐसे कागज नहीं जिनको रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं। और एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस कि उसके द्वारा किसी मालिकाना हक को, किसी जमीन की मालिकाना हक को ट्रांसफर किया जा रहा हो। तो एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती नहीं है। उसके ऊपर स्टैंप लगता है स्टैंप एक्ट के तहत आर्टिकल 5C के अंतर्गत, और वो स्टैंप अगर नहीं लगा है तो वो उसके ऊपर एविडेंस नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो एक क्यूरेबल डिफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी त्रुटि है जिसको आप संशोधित कर सकते हैं, जिसमें उस कागज को इंपाउंड किया जाता है, फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाता है, उस पर 20 गुना तक उसके पेनल्टी लगती है, और फिर पेनल्टी देके वो वापस से वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी उसकी इन्फोर्सिबिलिटी पे ऐसी कोई आंच नहीं है। बिल्कुल। लीगल हेल्पलाइन में आज हम कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े तमाम सवालों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ चंदन जुड़े हैं। चंदन जी, पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है और उन्होंने अपना आगे एग्रीमेंट दिया है गावर लिमिटेड कंपनी के लिए। फिर उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट बनाया था, कुछ जमीन भी हमारी लीज पर ली थी, और उसमें एग्रीमेंट में ये मेंशन था कि अगर वहाँ उस लैंड पर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो करेंगे। लेकिन अब कंपनी अपने पैर पीछे खींच रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए चंदन जी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट हो रखा है और उसमें कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, कोई बातें लिखी हुई हैं, और दूसरा साइड उस चीज को मानने को आज की तारीख में तैयार नहीं हो रहा है, उससे पीछे हट रहा है, तो उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का हनन कहते हैं। और ऐसे स्थिति में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां पे ब्रीच के विरुद्ध में या तो आप उसे ठीक करने के लिए कहेंगे कि आप ये ब्रीच पूरा करो, आप अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उसको फुलफिल करो, या फिर उस ब्रीच के अगेंस्ट में अगर वो फुलफिल नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में आपको डैमेजेस मिल जाएगा, कि जो भी आपका पैसों का नुकसान हुआ है, जो भी इसमें हो रहा है, उसकी आपको भरपाई कोर्ट से मिल जाएगी। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज होगा तो इसके अंदर आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोर्ट में जाएंगे और अपनी केसेस लड़ेंगे। चलिए, तो अब आपसे हम प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। अब एग्रीमेंट से कैसे इसका जो लिंक है, इसका जो संबंध है, वो गुंजन जी कैसे बनता है? देखिए, एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी का टाइटल होता है वो एक डीड के तहत आता है, जैसे हम सेल डीड कहते हैं। सेल डीड एक आपके अपने अधिकार को आपने से लेके दूसरे को देने की बात करता है, और उससे पहले एक स्थिति होती है एग्रीमेंट टू सेल होता है, कि एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को आप अपना जो मेरा मालिकाना है कि वो आपको मैं दे दूंगा जी। एग्रीमेंट, सेल डीड भी एक तरह का एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत वो अपने सारे अधिकार
दूसरे को दे देता है और उसमें उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे कि अगर उसके अधिकार में कोई त्रुटि पाई गई तो जो खरीदार है उसको उसका खजाना मिलता है। तो एग्रीमेंट, सेल डीड पूरी तरह से एग्रीमेंट नहीं, किंतु एक एग्रीमेंट है, एक डीड है जिसको कि आप इन्फोर्स कर सकते हैं। इसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक जो प्रपोज करता है, एक जो एक्सेप्ट करता है, उसके कंसिडरेशन होते हैं। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं और जिसके अंतर्गत आपके जो अधिकार है वो उसको आप अपने अधिकार को दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। नरेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा मेन सवाल ये है कि मैंने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कराया था। एग्रीमेंट कराया था 15 तारीख 4 महीना 2017 में थी। एग्रीमेंट उस पार्टी ने उस नियत समय प्रॉपर्टी नहीं लिखी। मैंने वकील के माध्यम से उसको नोटिस भिजवाया जी। जब नोटिस भिजवाया तो उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसमें कोर्ट फीस जमा करके कोर्ट में केस डाल दिया। अब वो पार्टी अभी तक आएगी। कुछ लॉकडाउन कोरोना में कोर्टों की प्रक्रिया थोड़ी स्लो चल रही है, तो उसमें मतलब ऐसी कंडीशन में क्या हो पाएगा? मेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही गुंजन जी। मैंने पूछा उसके अंदर सेल डीड है या उसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है इन्होंने? नहीं, एग्रीमेंट टू सेल है। हाँ, तो ऐसा है, देखिए एग्रीमेंट टू सेल के बाद एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड से पहले का एक स्तर होता है जहां पे आपस में निर्णय होता है कि जब आप एक अमुक तारीख को पैसे देंगे और उस दिन आपको सेल डीड क्रिएट किया जाएगा। उस दिन अगर वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो मतलब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल ही है प्रॉपर्टी का। नहीं, आपकी बात सही है, बट एग्रीमेंट टू सेल से आपको अधिकार नहीं मिलता। अधिकार के लिए सेल डीड की आवश्यकता होती है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में वो फर्क हो जाता है। एग्रीमेंट टू सेल ये कहता है कि मैं अधिकार अपने आप को दे दूंगा अगर आप मुझे पैसे दे दोगे। सेल डीड वो होता है जब आपने पैसे दे दिए और वो अपने अधिकारों को आपके फेवर में ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत हम एक कोर्ट में केस डालते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको जो बेचवान बेचने वाला है उसको जो सेलर है उसको आप डायरेक्शन दें कि इस एग्रीमेंट के तहत मैं खरीदना था, मैं पैसे लेके राजी हूँ, ये पैसे पकड़े और मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दो तरह की रिलीफ मिलती है। देखिए आपकी बात, हेलो जी बताइए गुंजन जी, आप बताइए। अब इसमें ये कई सारे सवाल पूछ रहे थे, पर इसमें एक चीज ये है कि जैसे इनको कोर्ट में चले गए, नोटिस इशू हो गया, दूसरी पार्टी आएगी, वो अपना जवाब दावा डालेगी और केस चलेगा जिसमें इनको ये साबित करना पड़ेगा कि जिस तारीख को उन्होंने सेल डीड करना था उस तारीख को इनके पास पैसे थे और ये अपना काम जो इनके अधिकार में जो भी कार्य था करने को ये पूरी तरह से रेडी थे। और उस स्टेट पे अगर बेचने वाले ने, सेलर ने अगर फेल किया तो उसको डायरेक्शन दिया जाए कि वो एक सेल डीड इनके फेवर में एग्जीक्यूट करे, और अगर सेलर नहीं करेगा तो कोर्ट का कोई अपॉइंटेड अटॉर्नी होता है जिसके द्वारा ये सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज मिलने से पहले इनको साबित करना पड़ेगा कि वो उस दिन, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनली एग्जीक्यूट होना था, जो नियत तिथि थी, उस दिन ये पूरी तरह से तैयार थे और रेडी एंड विलिंग, दो शब्द हम कहते हैं कि वो उस दिन तैयार भी थे और विलिंग भी थे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। यानी उनके पास पैसे थे, जो उनका एक खरीदार को जो सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन होता है वो उसे पैसे देने का होता है, तो उसके पास पैसे थे, सारी सहूलियत थी, वो रेडी था खरीदने के लिए। और वो सेल डीड सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि सेलर ने फेल कर दिया, ही फेल्ड इन हिज ऑब्लिगेशन, कि वो आया नहीं, उसने सेल डीड नहीं करी। इसमें ये एक जो रिलीफ है, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और कोर्ट इसको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, पर ये निर्भर करेगा एविडेंस से। चलिए, एविडेंस होंगे तो उनको जरूर राहत मिल सकती है। तो एग्रीमेंट से जुड़ी तमाम जानकारी आपने गुंजन जी हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े कार्यक्रम में हमारे साथ। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।